आप सभी विद्यार्थियों का महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं, देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बुलेट क्लास आज हमने स्टार्ट की है। हमारी कैप्सूल क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बुलेट क्लासें और बुलेट क्लास का आप आनंद उठाइएगा। आप सभी के सामने प्रिय विद्यार्थियों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं। बस आप सभी ध्यानपूर्वक देखें, एग्जाम में हर हाल में मिलेंगे। बस सभी प्रश्न जरूर याद करें प्रिय विद्यार्थियों। चलो मैं फिर स्टार्ट करता हूं। आप सभी के सामने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। बस आराम से क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। चलो, इसकी वजह से आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, बस आप आराम से देख लेना इनको, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, अरे रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति हुई थी आपके 1917 के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं नोट लगा के लिखूंगा, यहाँ पर रूसी क्रांति को ही क्या कह सकते हैं? रूसी क्रांति कहो, चाहे इसे रूस की क्रांति कहो, ठीक है, या फिर बोल्शेविक क्रांति कहो, बात एक ही है। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति। और ये कब हुई थी आपके? तो अभी हमने कहा कि ये क्रांति आपके 1917 के अंदर हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्रांति के नए कौन है? तो इस क्रांति के नए का आपको याद रखना है, लेनिन है। कौन है? लेनिन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो चीनी क्रांति प्रिय विद्यार्थियों, चीनी क्रांति हुई थी 1949 में। ये भी आप सभी जरूर याद करें। तो देखो, एक के साथ दो क्वेश्चन फ्री, तो फ्री में मिल रहे हैं। आप सभी अच्छे से लुत्फ उठाए, आनंद उठाए। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 के अंदर। इस क्रांति के नए कौन है? लेनिन या बोल्शेविक क्रांति। प्रिय विद्यार्थियों, रूस है रूस, रूस है रूबल। तो प्रिय विद्यार्थियों, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और रूस के संसद का नाम क्या है? तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप खुद देख सकते हो। अरे एक क्वेश्चन के संग है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन फ्री, ठीक है। तो प्रश्न कहाँ से बाहर चला जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? पूरा पेपर छपेगा इसी क्रैश कोर्स से। बस ध्यानपूर्वक देखो आप सभी कि रूस की क्रांति कब हुई? 1917 के अंदर हुई। रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति 1917। इसके नए कौन है? लेनिन। और चीनी क्रांति 1949। और रूस की मुद्रा का नाम रूबल और रूस के संसद का नाम ड्यूमा। सभी को याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे देखेगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता दूं, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी आपके 1992 के अंदर। कब हुई थी? 1992 के अंदर हुई थी। यू से यूरोपीय संघ और यू से यूरोपीय संघ, यू से यूरो। यूरो प्रिय विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ की क्या है? मुद्रा है। यह भी आप जरूर याद रखिए। ओके, चलो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़े देश की यदि मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, तो वो है आपके भारत। कौन है? भारत। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है और दक्षिण एशिया में टोटल 8 सदस्य देश है प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट आगे पांचवा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं आप सभी को, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना कब हुई इसकी? देखो, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना कब हुई रे बताओ? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 आप याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके अलावा आपको पूछेगा कि इसके कितने सदस्य देश हैं? तो सभी को करना है प्रिय विद्यार्थियों 193, 193 इसके सदस्य हैं। आपको पूछेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मतलब इसके कितने अंग हैं? तो इसके अंग है प्रिय विद्यार्थियों 6। कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायशीलता परिषद। और याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो महासभा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अंग कितने हो गए? 6। सदस्य कितने हो गए? 193। और याद रखना आप सभी कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका भारत सदस्य कब बनता है? तो भारत सदस्य बनता है प्रिय विद्यार्थियों इसका 30 अक्टूबर 1945 को। कहने का मतलब ये है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसकी स्थापना के 6 दिन बाद जो है भारत इसका सदस्य बनता है। ये आप सभी जरूर याद रखें अच्छे से। ओके, ये याद रखें पहला पॉइंट। अगर इसका मैं मुख्यालय की बात करता हूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय प्रिय विद्यार्थियों न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपके कहाँ है? अमेरिका के अंदर स्थित है। तो बिल्कुल आप सभी ये जरूर याद करें। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ
किसका उत्तराधिकारी हैं? तो मैं बता दूं आप सभी विद्यार्थियों को, ये आपके लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की यदि मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। तो प्रिय विद्यार्थियों, आई बात ठाणे, आई बात समझ में, अच्छे से याद रखना आप सभी कि देखो, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। सदस्य 193, अंग इसके 6, भारत सदस्य 30 अक्टूबर 1945 और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क। और याद रखें किसका उत्तराधिकारी? तो लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, छठा क्वेश्चन है, जैविक हथियार संधि कब हुई थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, जैविक हथियार संधि की यदि बात करें तो 1972 में हुई थी। याद रखिएगा, बीडब्ल्यूसी जैविक हथियार संधि, जिस पर 155 प्लस देशों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 155 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और इसे कहते थे, पूछी जाती है CWC, रासायनिक हथियार संधि। कौन सी संधि? रासायनिक हथियार संधि। और यह रासायनिक हथियार संधि प्रिय विद्यार्थियों में बता दूं, यह हुई थी आपके 1992 में और इस पर 181 प्लस देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जरूर याद रखें अच्छे से। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक नामक वेटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। यह 1987 के अंदर। कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 1987 के अंदर। याद रखें, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वेटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट आगे अगला 8वां क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई? तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो प्रथम बैठक है प्रिय विद्यार्थियों, वो 2001 के अंदर हुई थी। ये भी जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला 9वां है कि शिमला समझौता कब हुआ? मैं सभी को बता दूं, ये शिमला समझौता प्रिय विद्यार्थियों हुआ था आपके 3 जुलाई 1972 को। ये शिमला समझौता हुआ था प्रिय विद्यार्थियों 3 जुलाई 1972 को। अगर आपको प्रश्न पूछे कि किन दो देशों के बीच हुआ, तो शिमला समझौता हुआ था। एक तरफ तो भारत था और दूसरी तरफ पाकिस्तान था। प्रिय विद्यार्थियों, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों के बीच हुआ शिमला समझौता। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी, अरे प्रिय विद्यार्थियों, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इधर पाकिस्तान के प्रिय विद्यार्थियों शिमला झूल रही थी। क्या झूल रही थी? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, याद रखेगा आप सभी अच्छे से। जुल्फिकार अली भुट्टो उस समय जो है पाकिस्तानी प्रमुख नेता थे और इधर भारत के कौन थे? इंदिरा गांधी जी। कब हुआ था शिमला समझौता? सभी को याद रखना, 3 जुलाई 1972 को। और मैं आपको जानकारी के लिए और बता दूं, ताशकंद समझौता भी याद रखें आप सभी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता, अरे कब हुआ था ताशकंद समझौता प्रिय विद्यार्थियों? बताओ रे कमेंट करके जल्दी से। ताशकंद समझौता हुआ था आपके 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। और यह भी आपके भारत में प्लस पाकिस्तान, अरे भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी इसी समझौते के दौरान टपक जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न बने कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते के तहत होती है? तो आपको याद रखना है, ताशकंद समझौता के तहत होती है। और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रिय विद्यार्थियों याद रखें, पाकिस्तानी कौन थे प्रधानमंत्री? पाकिस्तानी थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान उस समय जो है पाकिस्तानी प्रमुख प्रधानमंत्री थे। याद रखें, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत एंड पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, पाकिस्तान के अयूब खान। और शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान, भारत के इंदिरा गांधी जी, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं आपको और बता दूं, सिंधु जल संधि कब हुई थी? सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। यह भी याद रखना है प्रिय विद्यार्थियों। उसी प्रकार से मैं आपको और बताता हूं, तो देखो एक और प्रश्न पूछा जाता है, फरका समझौता जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है, 1996, वो भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? तो याद रखें आप सभी, केरल राज्य हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, केरल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? तो केरल के अंदर हुआ था, याद रखें। ओके, नेक्स्ट अगला, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मैं बता दूं इसकी फुल फॉर्म क्या है प्रिय विद्यार्थियों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब क्या है कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं आपको इंग्लिश में ही बताता हूं। तो देखो, नीति आयोग की स्थापना आपको याद रखना 1 जनवरी 2015। अब देखो यहां
यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रिय विद्यार्थियों इस नीति आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी। अब देखो नीति आयोग के अगर मैं बात करता हूं इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की यदि मैं बात करता हूं तो वो थे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? अरविंद पनगड़िया। आपको याद रखना है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। मैं अगर कहूं कि नीति आयोग के अब वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है प्रिय विद्यार्थियों, तो वर्तमान उपाध्यक्ष आपको पूछे अरे सुमन के बेरी प्रिय विद्यार्थियों, सुमन के बेरी याद रखे आप सभी, ये वर्तमान उपाध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था? नीति आयोग से पहले था योजना आयोग, और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 के अंदर हुई थी। नीति आयोग योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। जरूर याद रखें आप अच्छे से, दबा ठोकर कहता हूं प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस क्लासों को देखते रहो अच्छे से। यही तो कैप्सूल क्लास है, यही तो क्रैश कोर्स का फायदा है। ठीक है, बुलेट क्लास है, कैप्सूल क्लास है, बिना टाइम वेस्ट, फटाफट रिवीजन। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर तो आपको पता है, अगर यही क्लास में यूट्यूब पे लेता तो देखो 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता था, लेकिन इस क्लास को देखना आप सभी, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट नहीं लगने दूंगा, बस आप देखते रहो अच्छे से। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, यही तो फायदा है आपका, क्योंकि टाइम नहीं मिलता रहा प्रिय विद्यार्थियों। क्रैश कोर्स के अंदर क्लास धुआंधार तरीके से चलती है। देखो भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था? हम जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 के अंदर। हम ये भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए थे। अरे भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए थे। सबसे पहले 1948 में हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर, फिर आपके 1971 में हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, अरे 1971 में हुआ, 1948 में हुआ था, फिर 1971 में, और फिर आपके प्रिय विद्यार्थियों कब हुआ था? अरे बताओ 1965 में हुआ था। दूसरा 1965 में हुआ था, पहला 1948, फिर 1965, और फिर 1971, और फिर 1999। ठीक है, तो 4 युद्ध हो चुके हैं। चारों युद्ध जरूर याद रखें, 1948, 1965, 1971, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? अब सब नारा दे दूं थाने, देखो अच्छे से देखते रहो आप सभी। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, वही इंदिरा गांधी जी जिन्होंने प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था प्रिय विद्यार्थियों 1967 के अंदर। 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया था वही इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बैंकों का सामाजिक प्रमुख 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, प्रिवी पर्स को समाप्त करना, सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण और भूमि सुधार को बेहतर बनाना, ये सब काम इन्होंने किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, अरे 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भाषण दिया था, उस भाषण का नाम था प्रिय विद्यार्थियों ट्रस्ट विद डेस्टिनी। वेरी गुड, देखिएगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ट्रस्ट विद डेस्टिनी को इंग्लिश में तो कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो यह भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लाल बहादुर शास्त्री जी, आपको पता ही होगा, अरे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम क्या जानते हैं? भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री। और अटल बिहारी वाजपेयी, गरीबी हटाओ का नारा, बिल्कुल इंदिरा गांधी जी, राइट। नेक्स्ट आगे, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? पेरियार के नाम से, तो पेरियार के नाम से आप याद रखें, यहां पर पेरियार के नाम से ईवी रामस्वामी नायकर को, किसको जाना जाता है? ईवी रामस्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सी ऑप्शन। ओके, ये याद रखिएगा आप सभी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट, और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? अरे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी, बासपा। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कांसीराम। नेक्स्ट आगे 16वां क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका का नागमणि का संपादनकर्ता कौन है? तो वो है आपके अमृता प्रीतम। ठीक है, ये पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री थी, नागमणि का संपादनकर्ता। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है प्रिय विद्यार्थियों। देखो 1998 में भारत ने जो है पाकिस्तान में जो है प्रमुख क्या किया? परमाणु परीक्षण, बिल्कुल गलत कर दिया। हाँ, 1998 में भारत ने कहाँ किया था परमाणु परीक्षण? पोखरण के अंदर। पोखरण कहाँ पड़ता? पोखरण जैसलमेर के अंदर। और 1998 में भी पाकिस्तान ने किया था परमाणु परीक्षण चगाई की पहाड़ियों में, दोनों ने एक साथ किया। उन्होंने किया चगाई की पहाड़ियों में, और इधर भारत ने किया पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, परमाणु ए प्रसार संधि कब हुई थी? 1968 में हुई थी। 1968 में परमाणु ए प्रसार संधि, ठीक है, एनपीटी, और भारत ने इसी संधि का विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही परमाणु हथियार रखने की इजाजत दे रही थी। तो भारत ने कहा कि मैं तो अभी भी आजाद हुआ,
अभी अभी आज़ाद हुआ हूँ, मुझे तो हथियार रखने की अनुमति दो, क्योंकि क्या पता भविष्य में मेरे पर कोई आक्रमण कर दे तो मैं उसका कैसे मुकाबला करूंगा। इसीलिए इस संधि का भारत ने विरोध किया था खुलकर। ये संधि, इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, ये शुरू हुई थी 1968 में, और ये से कब लागू किया तो 1917 में से लागू किया गया था। ठीक है। चिल्ले में खालिस्तान नामक मूलवासी मापुसे, अरे चिल्ले में मापुसे नामक जो है, मापुसे नामक मूलवासी रहते थे प्रिय विद्यार्थियों। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रिय विद्यार्थियों जो योजना चली थी वो चली थी आपके पहले पंचवर्षीय योजना। और पहले पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? कृषि पर बल दिया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना में जो अर्थशास्त्री थे वो थे के.एन. राज। कौन थे? के.एन. राज अर्थशास्त्री थे। याद रखे, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना दोनों के मायने अंतर पूछे तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 और दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 61 तक आपको करना है। और पहली पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री के.एन. राज और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री पी.सी. मालनोबिस। और पहली पंचवर्षीय योजना में प्रिय विद्यार्थियों धीमी गति से विकास की बात कही गई है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेज गति से विकास की बात कही गई है। और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया। ऐसे क्रम से आपको प्रिय विद्यार्थियों आराम से आप अंतर लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। ताशकंद समझो, आपको पता होगा ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध प्रिय विद्यार्थियों पंजाब से है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया? 1984 के अंदर। सप्तदलीय गठबंधन का संबंध नेपाल देश से है। किस देश से है? नेपाल देश से है। बिल्कुल। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों बर्लिन की दीवार की स्थापना कब हुई थी? अरे कब हुई थी बर्लिन की दीवार की स्थापना? अरे कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों इसकी स्थापना? 1961 में हुई थी। बर्लिन की दीवार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अरे ये कब गिराई गई थी? स्थापना हो गई पर गिराई कब गई थी? ये गई 9 नवंबर को। 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिराई गई। अरे किसका प्रतीक थी ये? अरे बर्लिन की दीवार प्रिय विद्यार्थियों किसका प्रतीक थी? तो ये शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। अरे आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी। ये कितने वर्षों तक खड़ी रही प्रिय विद्यार्थियों? ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। तो आपने लंबाई अभी बताई नहीं प्रिय विद्यार्थी, इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरे ये किसके प्रतीक है? तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है। मतलब पूंजीवादी, अरे पूंजीवादी देश जो अमेरिका और साम्यवादी देश सोवियत संघ, दोनों के बीच विभाजन, दोनों के बीच बंटवारा का प्रतीक थी प्रिय विद्यार्थियों। कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार से कोई भी प्रश्न आएगा तो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा, क्योंकि मुकेश महेंद्र एजुकेशन की फौज करेली मौज। ठीक है। तो अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। आराम से पढ़ो, खुश होते हुए पढ़ो। बर्लिन की दीवार स्थापना कब हुई? 1961। और कब गिराई गई? 9 नवंबर 1989। और किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है। और कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक खड़ी रही। कुल कितनी लंबाई है? 150 किलोमीटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, लिट्टे का पूरा नाम लिखेगा। लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। लिबरेशन, अरे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। ठीक है। ये आप लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये लिट्टे का पूरा नाम है लिट्टे। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए लिट्टे जो है वो कहाँ का संगठन है? ये श्रीलंका का प्रमुख संगठन है प्रिय विद्यार्थियों। ओके, आतंकवादी लिट्टे। नेक्स्ट आगे देखो, लिट्टे को कब खत्म किया गया प्रिय विद्यार्थियों? ये आपका आंसर है। इसको कब खत्म किया गया? ये आपका होमवर्क रहेगा इस क्लास का। ये आपका होमवर्क है। इसको कब खत्म किया गया आप जरूर पढ़ लेना इसको। कब खत्म? 2008, 2009, 2010, जो भी आप जानते हैं। नेक्स्ट आगे देखो अगला क्वेश्चन, सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ होता है वो होता है खतरे से आज़ादी। खतरे से आज़ादी, याद रखें आप सभी विद्यार्थी, सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आज़ादी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत में नए आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है वो कब की? 1991 में। 1991 में भारत में नए आर्थिक सुधार, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? अरे साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं, उन संसाधनों को कहा जाता है, उन संसाधनों को कहा जाता है, उन संसाधनों को कहा जाता है, उन संसाधनों को कहा जाता है जिस पर किसी एक का नहीं, जिस पर किसी एक का नहीं
बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है प्रिय विद्यार्थियों, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पूरे समुदाय का अधिकार होता है। तो ऐसी संपदा को क्या कहा जाता है? साझी संपदा कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों। जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने संयुक्त परिवार का चूल्हा। अरे संयुक्त परिवार का चूल्हा, किस परिवार का चूल्हा? संयुक्त परिवार का चूल्हा। यह आपके साझी संपदा का उदाहरण हो गया। मैं कहूं आपके सामने नदियां, तो नदियां हो गया। मैं कहूं आपके सामने चारागाह, अरे प्रिय विद्यार्थियों ये याद रखेगा, ये प्रमुख आपके साझी संपदा के उदाहरण हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 के अंदर, ये जरूर याद रखें आप सभी। चलो नेक्स्ट प्रश्न अगला। नियोजन से आप क्या समझते हैं? क्या अर्थ होता है नियोजन? नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। अरे किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं, अब एग्जाम के 2 दिन बचे हैं, तो हम प्लानिंग बनाएंगे कि किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस की उधेड़ी उसको किस प्रकार से उसको कवर करें। ठीक है, आप उसका एक सिलेबस बनाया होगा आप सभी विद्यार्थियों ने कि हाँ इस क्रैश कोर्स के अंदर हम ज्वाइन हुए हैं, तो इस क्रैश कोर्स के अंदर देखो कैप्सूल क्लासें इतनी हैं, बुलेट क्लासें इतनी हैं, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर इतने हैं, और सर पेपर ये करवा रहे हैं। तो अब मुझे 2 दिन के अंदर कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे इन सभी को कवर करना है, वो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस प्रकार से पढ़ते हो। आप एक प्लानिंग बनाएंगे, आप एक योजना बनाएंगे, और उसी योजना के अनुसार आप तैयारी करेंगे, तो वही तो नियोजन हुआ। ठीक है, तो नियोजन किसे कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? नियोजन कहते हैं प्लानिंग को, योजना को। मतलब परिभाषा किस प्रकार देंगे? तो आप देंगे कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। परिभाषा क्या करेंगे कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। क्या तैयार करना प्रिय विद्यार्थियों? उसकी रूपरेखा तैयार करना। क्या कहलाता है? रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? नियोजन कहलाता है। अरे आया राम गया राम जुमले का संबंध हरियाणा का विधेयक था जिसका नाम था क्या? गया राम। ठीक है, उस गया राम से संबंधित है। आया राम गया राम जुमले का संबंध हरियाणा का विधेयक था, गया राम उससे संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट गयल। आगे देखो 24वां, आंसू का पूर्ण नाम लिखेगा। आंसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो प्रिय विद्यार्थियों आप आंसू के बारे में क्या क्या जानते हैं आप मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, एफ वाले विद्यार्थी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या पता यही क्लास कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पे डाला जाए। ठीक है, पैसे तो मैं नहीं, इसी ऐप पर ही चलेगी वो क्लास है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आप जो भी जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके चलो, या मत कैसे कमेंट बता दे। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? 412 सीटें मिली। कितनी? 412 सीटें। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। ये थे आपके सामने टॉप लेवल के क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा, और आप सभी विद्यार्थियों की बिल्कुल धुआंधार तरीके से मैंने ये करवा दिए क्वेश्चन। जरूर नोट करें, अच्छे से पढ़े प्रिय विद्यार्थियों। रिवीजन हो गया आप सभी का। मैं जल्दी आपके सामने कैप्सूल 2 लेकर आऊँगा। अभी ये जो बुलेट 1 थी, ये मैं जल्दी बुलेट 2 लेके आऊँगा। ओके चलो ठीक है। बुलेट का मतलब होता है फास्ट चलना, बम 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 बम, बुलेट का मतलब यही होता है। तो बुलेट आपके सेकंड जल्दी लेके आऊँगा। ओके चलो फिर विद्यार्थियों अच्छे से तैयारी करते रहना।